हेलो बच्चों। लॉकडाउन में मुझे लगता है कि आप लोगों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी लॉकडाउन कितना चलेगा ये पता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि इसी बीच में कुछ वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए बनाऊं। तो मैंने स्टार्ट किया है सेकंड टॉपिक से। आपका जो 12th का बोर्ड का सेकंड टॉपिक है विद्युत चालन है, उसका एक टॉपिक है विद्युत धारा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा का पहला पार्ट ये होगा। अभी 2 या 3 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। इसमें न्यूमेरिकल भी मैं डिस्कस कर दूँगा। किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हालांकि ये काफ़ी छोटी सी परिभाषा है, लेकिन इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा है आवेश प्रवाह की दर। ये क्या चीज़ होती है? सिंपल सी बात है, 1 सेकंड में जो भी आवेश प्रवाहित होता है किसी भी चालक से, उसको कहते हैं आवेश प्रवाह की दर। इसको दूसरे तरीके से अगर आप समझो तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, एक चालक है आपके पास, इससे q आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय में? t टाइम पे। तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? q/t। तो 1 सेकंड में जो भी आवेश प्रवाहित होता है उसी को कहते हैं धारा। और धारा का ऐसा ही मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड। ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि धारा जो सूत्र आपके पास है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और टाइम का मात्रक सेकंड होता है, तो आप कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को ही आप कहते हैं एम्पियर। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आपका जो धारा है वो एक अदिश राशि क्यों है, जबकि आप डायरेक्शन देते हैं। इसमें किसी भी वायर से अगर धारा प्रवाहित होती है तो आप डायरेक्शन लगाते हैं और मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके बावजूद भी इसको अदिश राशि इसलिए कहा जाता है कि ये इनका जो योग होता है वो सदिशों की तरह नहीं होता बल्कि अदिशों की तरह होता है। मान लेते हैं यहाँ पे 2 तार 60 डिग्री पे बैंड हैं, तो ये 2 तारों से 3 एम्पियर और 2 एम्पियर की धारा आ रही, तो मिलकर कितना एम्पियर बनाएगी? 5 एम्पियर बनाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एंगल कम कर दिया, एक से फिर से वही 3 एम्पियर है, दूसरे से 2 एम्पियर है, फिर से इन दोनों का सम कितना होगा? 5 एम्पियर होगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए कि इनके बीच का जो एंगल बदल रहे हैं आप, तो परिणामी धारा में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप इसको कहेंगे कि ये एक अदिश राशि है, इनको आप सदिशों की तरह नहीं ऐड करेंगे। दूसरा ये पूछा जाता है एम्पियर को परिभाषित करिए या 1 एम्पियर को परिभाषित करिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कोई तार से मान लेते हैं 1 सेकंड में, टाइम लेंगे आप 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा निकालिए। धारा होगा q/t। तो यहाँ पे 1 कूलाम और समय है 1 सेकंड, तो 1 एम्पियर की धारा होगी। तो आप इसको परिभाषित कैसे करेंगे? 1 सेकंड में यदि 1 एम्पियर की धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब उस तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। धारा को समझने से पहले आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से ही प्रवाहित होती है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको केवल चालकों पर ही मिलेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और वो भी अधिक मात्रा में। कुछ चालकों में धारा इसलिए प्रवाहित नहीं होती कि क्योंकि वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और अर्धचालकों में होते तो हैं लेकिन आपके चालकों से कम होते हैं, इसलिए अर्धचालकों में थोड़ा सा धारा चालकों के मुकाबले कम प्रवाहित होती है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं? यहाँ पे मैंने एक वायर यहाँ पे आपको दिखा रखा और 2 एटम, क्योंकि कोई भी वायर जो बना होता है वो एटमों से ही बना होता है। एटम में अभी जो भी इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में है। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दो, या रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता है चालकों के लिए। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो बाहर निकल आएंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूमने लग जाते हैं पूरे उसमें। जैसे ही ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकलेंगे तो ये पूरे मैटर में, जहाँ जहाँ मैटर होगा वहीं पे, उससे बाहर नहीं निकल सकता, तो वहाँ पे रैंडमली घूमने लग जाते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाते हैं तो उनको आप मुक्त इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके धारा को प्रवाहित करने का काम करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति तथा वेग। कभी भी जब भी आप धारा को समझेंगे तो ध्यान देना, इसमें 2 तरह की गतियाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बताई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन के पास 2 तरह की गतियाँ होती हैं और 2 ही तरह के वेग भी आपके होते हैं। एक होती है ऊष्मीय गति या ऊष्मीय वेग, और दूसरा होता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को तो हम बाद में डिटेल में हम समझेंगे, फिलहाल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। लेकिन फिलहाल इस वाले में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊष्मीय गति होती क्या है। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकलता है
तो ये बहुत तेज़ी से रैंडमली घूमता रहता है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में घूमता है, वो बीच में टकराते रहता है, परमाणुओं से टकराते रहता है, वो अपनी डायरेक्शन को बदलते रहता है। तो ये इतनी इसकी गति आती किसके कारण से है? इसकी गति आती टेम्परेचर के कारण से। जब रूम टेम्परेचर, मैंने कहा था कि जैसे मेटल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता है, इलेक्ट्रॉनों के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता है। इस टेम्परेचर के कारण से इनमें एनर्जी आती है और उसी एनर्जी के कारण से ये मूवमेंट करने लगते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो इनकी ऊष्मीय गति भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और ये माना जाता है 0 केल्विन पे इनकी जो थर्मल स्पीड होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड हो। अगर ये रुकेंगे तो कहाँ पर रुकेंगे? जब इसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए। रूम टेम्परेचर पे जो इनकी थर्मल स्पीड होती है, जिसको मैं ऊष्मीय गति कहता हूँ, वो है 10 टू दी पावर, ये नियर अबाउट है, कोई फिक्स नहीं है, 10 टू दी पावर 5, एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ, 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 1 लाख मीटर ये ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन बीच में टकराते रहते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन को बदलते रहते हैं और ये केवल मेटल के अंदर ही घूमते रहते हैं। लेकिन अनुगमन वेग को हम थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि धारा में जो रोल होता है वो अनुगमन वेग का ही होता है। थर्मल स्पीड का धारा में कोई रोल नहीं होता है। और अनुगमन वेग क्या है और इसके कारण से धारा कैसे प्रवाहित होती है, इसको हम थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और दिखाते हैं इसको वीडी से। ये थर्मल स्पीड से थोड़ा डिफरेंट होती है। थर्मल स्पीड इससे पहले जो बताया था कि टेम्परेचर के कारण से आती है, ये टेम्परेचर के कारण से नहीं आती, ये किसी और कारण से आती है जो अभी आप समझेंगे। इसको समझाने के लिए मैंने एक वायर दे रखा है यहाँ पे। इस वायर को कनेक्ट किया है बैटरी से, बैटरी को कनेक्ट किया है एक स्विच से ऑन ऑफ करने के लिए। अभी मैंने स्विच ऑफ किया है, तो स्विच ऑफ किया तो इसका मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं है इससे। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के बाद जो अभी स्पीड होगी वो थर्मल स्पीड होगी, जिसको हम ऊष्मीय गति कह रहे हैं। अब होता क्या हो, अब अनुगमन वेग कैसे आता है इसमें ध्यान देना। जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। कैसे विभवांतर उत्पन्न हो जाते हैं? आपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था विभवांतर। बैटरी के कारण से विभवांतर उत्पन्न होगा। बैटरी के कारण से कैसे होगा? इसमें दो आपके टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव साइड को 0 वोल्ट माना जाता है और यहाँ पे V वोल्ट माना जाता है। V वोल्ट का मतलब अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 0 वोल्ट माना जाएगा, यहाँ 5 वोल्ट का माना जाएगा। 5 का डिफरेंस हो गया। ये 5 वोल्ट इससे कनेक्टेड है तो ये भी 5 वोल्ट में हो गया, ये आपका 0 वोल्ट पे हो गया। तो सिंपल सी V, तो यहाँ और यहाँ के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? 5 वोल्ट का, मतलब जितने की बैटरी है उतने का ही यहाँ पे क्या आ गया? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। V वोल्ट की बैटरी है तो इसका जो विभवांतर होगा V होगा। ये विभवांतर उत्पन्न होने से होता क्या है? फिर से आपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ रखा है कि विभवांतर जहाँ पे उत्पन्न होता है किसी चालक में, इस चालक पे अगर विभवांतर उत्पन्न होगा तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा? E = V/L। E L क्या है? इसकी लंबाई है, और V क्या है? इसके और इसके बीच में जो विभव का अंतर हो जाता है उसको कहते हैं विभवांतर। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से हुआ क्या? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या हुआ? इन इलेक्ट्रॉनों पे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इन पे एक फोर्स लगा, एक बल लगा, वैद्युत बल लगा। तो वैद्युत बल कितना लगा? ये आपको पता है कि वैद्युत बल बराबर होता है आवेश गुणा वैद्युत क्षेत्र। तो आवेश, इलेक्ट्रॉनों का आवेश को हम नॉर्मली E से दिखाते हैं। इतना बल लगा इस पर। तो अब बल कहाँ की ओर लगेगा? ध्यान देना, यहाँ पे ये प्लस है तो ये प्लस वाला एंड होगा और ये माइनस वाला एंड होगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस होता है। तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होगा, तो इस पे कहाँ की ओर चलने लग जाएंगे? प्लस की ओर। प्लस वाला इनको अपनी ओर खींचेगा, यहाँ की ओर खींचेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि इसमें बल लगने के कारण से क्या उत्पन्न हो गया? त्वरण उत्पन्न हो गया इलेक्ट्रॉनों में। त्वरण कितना उत्पन्न हो गया? F/m। तो इस त्वरण के कारण से धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ तक तो इसकी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे टकराएगा। टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? V1। ये भी बिल्कुल सेम तरीके से इसकी भी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही। तो टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी होगी? V2। ऐसे ये आगे जाएगा, इसकी भी जो आगे टकराएगा वहाँ पे टकराने से पहले इसकी स्पीड कितनी होगी? V3। ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनका एवरेज निकालिए। इनका एवरेज क्या होगा? V1 + V2 + N। अगर यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो Vn का एवरेज निकालिए, N से डिवाइड करिए। जो भी आएगा एवरेज वही इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जिसको आप Vd कहते हैं। तो
अगर आपसे कहा जाता है कि अनुगमन वेग को आप परिभाषित करिए, उसको डिफाइन करिए, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? किसी तार में विभवांतर के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को आप अनुगमन वेग कहेंगे। तो यहाँ पे ये वर्ड आप लगा लेना, विभवांतर के कारण, क्योंकि दो तरह के वेग होते हैं। एक होता है टेम्परेचर के कारण से और एक होता है विभवांतर के कारण से। तो विभवांतर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होगा, हर किसी इलेक्ट्रॉन का ऐसा नहीं हो कि समान होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है एवरेज, तो उनका जो एवरेज निकालोगे उसी को आप अनुगमन वेग कहेंगे। जहाँ तक इनके मैग्नीट्यूड की बात है, जो थर्मल स्पीड आपने बात की थी इससे पहले, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मैंने कहा था 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, और इसका जो एवरेज स्पीड होती है, जो अनुगमन वेग की मैं बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी कम होती है, जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वो होती है लगभग 10⁻² से 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के बीच में होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा पावरफुल बैटरी लगाई है, कितने ज़्यादा पोटेंशियल की आपने बैटरी लगा रखी है, उस पर डिपेंड करती हैं। काफ़ी ज़्यादा अगर आप कंपैरिजन करेंगे इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल स्पीड के बीच में, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान देना कितना होगा। अगर आप डिवाइड करिए इसको 10⁵ से लेके, चलो एवरेज लेते हैं 10⁻⁻3, तो ये आ जाता है 10⁸ टाइम्स ज़्यादा होता है। तो थर्मल स्पीड जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कितना टाइम्स ज़्यादा होती है? 10⁸ टाइम्स ज़्यादा होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि वैद्युत धारा की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। किसी भी तार में क्या मानी जाती है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर धारा प्रवाहित होगी। ये एक सिस्टम बना रखा है बैटरी। तो धारा की जो दिशा मानी जाती है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर मानी जाती है। उच्च विभव का मतलब ध्यान, ये बैटरी यहाँ पे लगा रखी है, बैटरी है तो यहाँ पे इसका मतलब पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पोटेंशियल कम है। तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ की ओर? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर मानी जाएगी। तो धारा की दिशा मानी जाती है ये। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं, जिस दिशा में पॉजिटिव आवेश चलेगा, मान लेते हैं आपके पास एक प्लस आवेश है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आवेश जाएगा उसी डायरेक्शन में धारा की दिशा भी मानी जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा उल्टी होती है। वो कैसे? यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, प्लस है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, माइनस है। इलेक्ट्रॉन में मैंने कहा माइनस आवेश होता है, तो ये जो प्लस है इलेक्ट्रॉनों को इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर की ओर, और धारा कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो कर रही है? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, क्योंकि धारा की दिशा क्या मानी जाती है हमेशा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की ओर चल रहे हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। तो इस बात को आप ध्यान देना कि धारा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मानी जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करते हैं।